प्रिय विद्यार्थियों, हमने भारतीय संविधान के इस पाठ में पहला हमने इसका पार्ट एक तैयार किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से भारतीय संविधान को बनाया गया था और फुटबॉल के खेल के रूप में और अन्य कई खेल में जो नियम होते हैं उनके नियमों में कुछ भिन्नता होती है। उस नियमों की भिन्नता के आधार पर हमने संविधान को समझाने का प्रयास किया था और फिर किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसके बाद में नेपाल में किस प्रकार से उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार से संविधान को दोबारा से बनाने का उन्होंने कार्य हाथ में लिया था और उसके बाद में संविधान में प्राप्त शक्तियों का किस प्रकार से दुरुपयोग भी हो सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि किस प्रकार से कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करें। अब नीचे एक इसमें एक चित्रकथा दिखाई दे रही है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। आपको इसमें लगेगा कि भी खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, कोई विद्यालय का उसमें एक दृश्य दिखाया गया है और उसमें हम लड़के और लड़कियां अलग अलग खेल खेलने के लिए बात करते हैं। कोई कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे, कोई कहते हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। जब उसके बाद में उनका विवाद होता है तो फिर जो उनके टीचर हैं वो उनको कहते हैं कि भी आप अपना हाथ उठा के अपनी राय दीजिए। अब चूँकि उसमें लड़के की संख्या ज़्यादा होती है तो इसलिए वो जीत जाते हैं और वो क्रिकेट खेलना तय होता है। तब लड़कियों के मन में ये होता है कि भी लड़कों की संख्या तो कक्षा में ज़्यादा है और हमेशा ही फिर उनकी इच्छा के अनुसार ही काम होगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह के जो अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं कि बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, जैसा कि ये जो ऊपर की जो चित्रकथा की पट्ट है उससे हमें पता लगता है। तो इस प्रकार बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाए और बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से जो चीज़ें उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना ही संविधान का एक महत्वपूर्ण काम है और यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। यानी एक दो समुदाय हैं और उन समुदायों में एक समुदाय की संख्या ज़्यादा है तो वो बहुमत के आधार पे अपनी बातों को दूसरे समुदाय पे थोपेगा। और दूसरा उसमें है अंतः सामुदायिक। एक समुदाय के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इच्छा को दबाया जाता है, उनकी बातों को पूरा सामने नहीं लाया जाता। तो इस प्रकार का जो वर्चस्व होता है उसे कहेंगे अंतः सामुदायिक वर्चस्व। इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार करके हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी किसी भावनाओं से बचाने के लिए मदद करता है। अब आगे की चित्रकथा में हम देखते हैं। अब एक छात्रा है शबनम, वो दुविधा में है कि कल उसकी परीक्षा है और परीक्षा के लिए उसको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन इस समय उसका पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है और वो इसको देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर वो ऐसा करती है तो दोनों अध्याय पढ़ नहीं सकती। अब उसके माता पिता कहते हैं कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो वो कहते हैं कि मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन करेगा। तो मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आप भी आज रात कोई टीवी न देखें तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। और उसकी बात को, उसकी इच्छा को, उसके जो ज़रूरत थी उसको ध्यान में रखते हुए उसके माता पिता भी टीवी नहीं देखते और उसके कारण से वो भी टीवी नहीं देख पाती है और वो अपना काम पढ़ाई में लगा देती है। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को हम ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगें कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह कोई शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर बहुत से लोग इस प्रकार की बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस ही कर देगा।
एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों के अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो हम आगे अब देखते हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। इसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान किया जो 1946 में एक संविधान के लिए सभा गठित की गई थी। ये संविधान सभा के सारे सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। अब आज एक चित्र पे आप नज़र डालिए कि इसमें संविधान सभा की बैठक का एक चित्र दिखाई दिया गया है, जिसमें सरदार पटेल दिखाई दे रहे हैं जो कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक जैसी थी, न उनका धर्म एक जैसा था, न उनकी संस्कृति एक जैसी थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। देश का उस समय बंटवारा उस समय हो गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, 47 में देश आज़ाद हुआ और 47 में ही देश का विभाजन हो गया था। उस समय बड़े ही देश की परिस्थितियाँ विकट थी। तो ये जो बंटवारा लगभग तय हो गया था और उसके बाद में कुछ उसकी समस्याएं भी आने लग गई थी। तो कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। कोई भारत में मिलना चाहता था, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत ही बहादुरी के साथ में पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते विविधता के प्रति गहरा सम्मान उनको दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर पूरा जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान में कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने के लिए कोशिश करेंगे कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली और लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। ये आपके स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको श्रद्धा के साथ में लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से उनको जानते हैं। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनका विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, लेकिन फिर भी अभी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि उन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। तो जो संविधान का निर्माण हुआ था और उसमें किस प्रकार से जो चिंताएं थी देश की परिस्थिति के अनुसार से, राज्यों के और केंद्र के किस प्रकार से संबंध हो, क्या व्यवस्था अपनाएंगे, इन सब सारी चिंताओं को किस तरह से हल किया गया, उसको हम निम्न बिंदुओं के रूप में देखते हैं। पहला बिंदु है संघवाद या फेडरलिज्म। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र के स्तर पर भी सरकार है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में पीछे की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। इस साल कक्षा 7वीं में इसमें आगे भी एक पाठ आएगा केंद्र सरकार के नाम से। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का एक सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले सकें, बल्कि सभी लोगों की हिस्सेदारी इसमें हो। इसलिए पंचायत स्तर पर ही शासन
या जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण किया गया था। प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, पंचायत स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले किए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना ही पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिसमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा बिंदु आता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उनके मन में ये बात विशेष रूप से थी। उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत पुरुष के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकारियों का मतलब है कि वह अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में इस पार्ट में जो दूसरी इकाई आएगी उसमें हम ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों की लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं कि इन सभी शक्तियाँ, जो सारी शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। जो भारत में वयस्क मताधिकार का प्रयोग जनता को दिया गया था, तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से चुनाव का समय और लोगों ने अपनी लंबी लाइनें लगा रखी है और अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का बड़ा ये एक सुंदर दृश्य होता है जो इस प्रकार की बात हमारे सामने आती है। इसके बाद का बिंदु आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन में ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी जानते थे और चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में कर दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार हो। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा याद रखें। अब आप देखिए, एक निम्नलिखित ये परिस्थितियाँ दिखाई दे रही, इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। नंबर 2, किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं देती क्योंकि वह अधिकारी महिला है।
इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भारतीय संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसके बारे में एक बार हम जानकारी करते हैं। पहला अधिकार दिया हुआ है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल का मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में किसी किताब में आगे आप पढ़ोगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरन श्रम कराना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में रखना अपराध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। इसके बाद का विषय है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लग गए होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर लेता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। नेपाल में हम देख चुके हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई है। और ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया था वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे की कक्षाओं में और भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में लगातार इसके बारे में बातचीत होती रहेगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक दृश्य सामने दिखाई दिया गया है कि उन्होंने संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर कर रहे हैं, दूसरे चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे निचले क्रम में जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो श्री जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान का जो अध्याय है वो पूरा हुआ है और इसको आप एक बार दो बार इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। तब तक इस अध्याय को आप थोड़ा सा बार बार इसको देखते रहिए और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशनल प्लैनेट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो बनता है तुरंत आपके पास में